क्या माकियावेली वाकई एक विलन थे? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे बदनाम और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले विचारकों में से एक निकोलो माकियावेली के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर लोगों को लगता है कि वो कोई कार्टूनिश विलन थे जो हमेशा धोखा और फरेब सिखाते थे, लेकिन आज हम इस मिथक को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। हम उन्हें एक सुप्रीम रियलिस्ट यानी एक कट्टर यथार्थवादी के रूप में देखेंगे। उनका बनाया गया पावर का ब्लूप्रिंट आज भी उतना ही सटीक है जितना 500 साल पहले था, चाहे वो मॉडर्न तानाशाही हो, आज की अर्थव्यवस्था हो या फिर हमारी अपनी पर्सनल साइकोलॉजी। माकियावेली के नियम हर जगह काम करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसमें उतरते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम बात करेंगे द फ्लोरेंटीन डिप्लोमैट की, उसके बाद द प्रिंस ऑफ पावर, फिर आएगा टायरेंट्स एंड प्रोपेगेंडा, उसके बाद द इल्यूजन ऑफ जेनरोसिटी, और आखिर में हम ठीक माइक्रो लेवल पर जाएंगे मैकियावेलियन साइकोलॉजी के साथ। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द फ्लोरेंटीन डिप्लोमैट। आखिर इस मशहूर मिथक के पीछे असली इंसान था कौन? सोचिए जरा, 1469 के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ और इनकी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में बिना किसी खास डिप्लोमैटिक एक्सपीरियंस के इन्हें सीधे सेकंड चांसलर बना दिया गया। अगले 14 सालों तक इन्होंने रूथलेस रूलर्स और पावर को बंद दरवाजों के पीछे काम करते हुए बिल्कुल करीब से देखा। लेकिन 1512 में सब पलट गया। मेदिची परिवार सत्ता में वापस आया, मैकियावेली को उनकी पोस्ट से बाहर निकाल दिया गया और बुरी तरह टॉर्चर किया गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे हिस्से का, द प्रिंस ऑफ पावर। दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही नया चश्मा। उस टॉर्चर और तकलीफ ने उनके अंदर के उस आइडियलिस्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया था। मध्यकाल में लोग हर चीज को गॉड्स आई व्यू से देखते थे, क्या सही है, क्या गलत है और आत्मा का क्या होगा। लेकिन मैकियावेली ने इसको उठाकर बाहर फेंका और एक ह्यूमन आई व्यू अपनाया। इतिहास में लिटरली पहली बार किसी ने पॉलिटिक्स को मोरालिटी यानी नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, जीत कैसे मिलती है, सत्ता कैसे काम करती है और रियलिटी क्या है। इट्स लाइक दुनिया जैसी होनी चाहिए उसके सपने मत देखो, दुनिया जैसी है उससे डील करो। और यहीं से निकल कर आती है उनकी सबसे मशहूर फिलॉसफी, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मतलब किसी का भी अंतिम लक्ष्य उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों को सही साबित करता है। इसे आप एक तरह की इकोनॉमी ऑफ ईविल समझ सकते हैं। उनका मानना था कि रूलर को हमेशा जरूरत से ज्यादा जालिम या अनैतिक नहीं होना चाहिए, वरना लोग बगावत कर देंगे। क्रूरता का इस्तेमाल बिल्कुल नपे-तुले सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होना चाहिए। और हाँ, सबसे अहम बात, अंदर से आप चाहे कितने भी रूथलेस हों, बाहर से हमेशा एकदम भले, नेक और साधु दिखना चाहिए। यही असली खेल है। अब इसे थोड़ा बड़े स्केल पर देखते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, टायरेंट्स एंड प्रोपेगेंडा। ये फ्रेमवर्क एक देश के स्केल पर कैसे काम करता है। अगर हम 20th सेंचुरी में आएं तो सोर्स मटेरियल जोसेफ स्टालिन का एक बहुत ही हैरान करने वाला विश्लेषण सामने रखता है। ये संख्या सुनिए, 2,60,00,000। स्टालिन ने द प्रिंस को इतना घोंट कर पिया था कि उनकी पर्सनल कॉपी में जगह जगह उनके खुद के नोट्स भरे पड़े थे। उन्होंने इस कैलकुलेटेड टेरर के जरिए करीब 26 मिलियन लोगों को या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर लेबर कैंप्स में भेज दिया। लेकिन, और यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात आती है, इतने बड़े आतंक के बावजूद वहां की जनता उन्हें पूछती थी, ये कैसे मुमकिन हुआ? जवाब है अपीयरिंग गुड, यानी अच्छा दिखने का माकियावेलियन नियम। स्टालिन ने एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके खुद की एक भगवान जैसी छवि बनाई। पूरे देश में मूर्तियां लगवा दी गईं। सोचो, बच्चों के स्कूलों में सिखाया जा रहा है, थैंक यू डियर कॉमरेड स्टालिन फॉर अ हैप्पी चाइल्डहुड। लोगों ने तो अपने घरों में प्राइवेट स्टालिन रूम्स तक बना रखे थे जहां उनकी पूजा होती थी। इस प्रोपेगेंडा की ढाल ने उन्हें किसी भी तरह की बगावत या लोगों के गुस्से से हमेशा बचाकर रखा। ये तो हुई डिक्टेटर की बात, लेकिन आधुनिक दुनिया में क्या? आइए देखते हैं चौथा हिस्सा, द इल्यूजन ऑफ जेनरोसिटी, यानी आधुनिक इकोनॉमिक्स और पावर का नया चश्मा। आज के लीडर्स लॉयल्टी खरीदने के लिए मूर्तियां नहीं बनवाते, बल्कि पैसे का माया जाल बुनते हैं। वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो बेहद उदार हैं, एंडलेस फाइनेंशियल पैकेजेस ला रहे हैं। पर ये फंड कहाँ से आता है? यहाँ एंट्री होती है फिएट करेंसी की। पुराने जमाने में जैसे 1934 का गोल्ड स्टैंडर्ड था,
वहां $35 का मतलब 1 आउंस फिजिकल गोल्ड होता था। एक लिमिट थी, लेकिन फिएट करेंसी के पीछे कोई गोल्ड या फिजिकल एसेट नहीं होता। इससे सरकारों को आज़ादी मिल गई कि वो जब चाहें जितनी चाहे करेंसी छाप सकती हैं, ताकि पब्लिक पर डायरेक्ट टैक्स लगाए बिना उनका भारी भरकम खर्चा निकल सके। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास को देखें तो 1914 में जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 की फंडिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़कर पैसे छापने शुरू किए थे। नतीजा 1923 आते आते हाइपर इन्फ्लेशन इतना भयानक हो गया कि $1 4.2 बिलियन मार्क्स के बराबर हो गया। लिटरली लोग व्हील बैरो में नोट भरकर ब्रेड लेने जाते थे। फिर 1971 आता है, जब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी को पूरी तरह रोक दिया, और यहीं से शुरू हुआ हमारा आज का ग्लोबल फिएट युग। इस नए सिस्टम के साथ एक बिल्कुल नया छुपा हुआ हथियार सामने आया, जिसे सोर्स एक इन्फ्लेशन टैक्स कहता है। जब हवा में से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा छपता है तो आपकी जेब में रखे करेंसी की परचेजिंग पावर गिर जाती है। बैंक बैलेंस तो वही दिखेगा, पर खाने पीने का सामान और रोज़मर्रा की चीज़ें चुपचाप महंगी हो जाएंगी। सोर्स मटेरियल का आर्ग्यूमेंट ये है कि इस हिडन टैक्स के जरिए पॉलिटिशियंस खुद को बहुत जेनरस भी दिखाते हैं, पावर मेंटेन करते हैं, और जनता को पता भी नहीं चलता कि उनकी असली दौलत कम हो रही है। 1971 के बाद का डेटा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। 1971 तक कई युद्धों और लगभग 200 साल के लंबे इतिहास के बाद यूएस का नेशनल डेट सिर्फ $400 बिलियन था। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड हटने के सिर्फ 50 सालों में 2021 आते आते ये आंकड़ा आसमान फाड़कर $31 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इतनी बड़ी मात्रा में पैसे छापने की वजह से हाउसिंग और एजुकेशन की कीमतें आसमान छूने लगी, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? उन गरीब लोगों को जो अपनी सारी बचत कैश में रखते हैं। चलिए अब ग्लोबल इकोनॉमिक्स से निकलकर ठीक माइक्रो लेवल पर आते हैं। हमारा आखिरी हिस्सा, मैचियावेलियन साइकोलॉजी और आपकी पर्सनल लेवरेज। सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है कि हम मैकियावेली की इन स्ट्रैटेजीज को अपने डेली इंटरैक्शंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक बात जो मुझे सच में बहुत कमाल की लगी वो ये है, ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें दिमाग नहीं है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें सबका पसंदीदा बनने की लत होती है। एकदम पॉइंट की बात है। हमेशा नाइस बनने की कोशिश करना इस डर से कि कोई बुरा ना मान जाए, असल में आपकी रिस्पेक्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर सच में प्रभाव और इन्फ्लुएंस चाहिए तो मॉरल बनकर सोचने की जगह अपने बिहेवियर को स्ट्रेटेजिकली कैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसके पहले फेज को समझते हैं। स्टेप 1, साइकोलॉजिकल सेफ्टी ढूंढना बंद कीजिए। अनकंफर्टेबल सिचुएशंस या टेंशन को बर्दाश्त करना सीखें। हर वक्त हंसकर माहौल को हल्का करना जरूरी नहीं है। स्टेप 2, इमीडिएट अप्रूवल पाने की आदत को छोड़ दीजिए। हर किसी से वैलिडेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और स्टेप 3, जो सबसे ज़्यादा पावर पैक्ट है, इंस्टेंट रिएक्शन को रोकें और स्ट्रेटेजिक डीले अपनाएं। जब कोई चैलेंज करे तो तुरंत बचाव में बोलने के बजाय थोड़ा पॉज लें। आपकी खामोशी सामने वाले पर बहुत बड़ा प्रेशर डाल सकती है। अब आते हैं आखिरी के 4 स्टेप्स पर। स्टेप 4, अपनी उदारता या काइंडनेस को सिलेक्टिव बनाइए। अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ उन्हें दीजिए जो वाकई इसके लायक हैं, ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। स्टेप 5, क्लोजर रोक कर रखें। हर बात को ओवर एक्सप्लेन करना बंद करें, थोड़ी मिस्ट्री मेंटेन कीजिए। स्टेप 6, हर बातचीत को एक पावर एक्सचेंज की तरह देखें। नोटिस करें कि कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है और उसके मुताबिक एडजस्ट करें। और आखिरी स्टेप 7, अपनी रेप्यूटेशन को इंटेंशनली डिज़ाइन करें। लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो इस सफ़र के आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मैकियावेली सच में एक बुराई सिखाने वाले इंसान थे, या फिर वो ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव के पहले सबसे ईमानदार, सबसे सच्चे एनालिस्ट थे? सोच के देखिए, 16वीं सेंचुरी के इस डिप्लोमैट ने पावर के जो नियम डिकोड किए थे वो आज 500 साल बाद भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। क्या पता उन्होंने बस उन नियमों को शब्दों में ढाल दिया हो जो इस दुनिया को हमेशा से चला रहे हैं। इस सवाल के जवाब पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आपको पावर, साइकोलॉजी और दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिकोड करने के सफर में आपसे फिर मुलाकात होगी।